हॉल में बहुत शोर और रश लगा हुआ है। बीच में पिंजरे-नुमा एक स्टील केज रखा है। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई WWE का रेसलिंग मैच होने जा रहा है। पिंजरे के अंदर एक रेसलर नुमा शख्स भी मौजूद है। गोरा चिट्टा, सुरमई बाल, देखने में ही बॉडी बिल्डर मालूम होता है, लेकिन वो कुछ परेशान है। क्या अब अंडरटेकर आने वाला है? क्या अब अंडरटेकर आने वाला है? अरे नहीं, ये तो अदालत का हॉल है और ये तमाशाई नहीं बल्कि सहाफी हैं, जो पिंजरे में बंद मुल्जिम की एक झलक देखने के लिए एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। शोर में ऐसा लग रहा है जैसे टिकट लगाकर तमाशा दिखाया जा रहा हो, लेकिन उसे पिंजरे में बंद करके यहां क्यों लाया गया? ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा कि मुल्जिम को लोगों से बचाना है या लोगों को मुल्जिम से। लकड़ी का हथौड़ा गिरते ही ऐसी खामोशी होती है जैसे रिमोट का बटन दबाकर आवाज म्यूट कर दी गई हो। तमाशबीन बाहर कर दिए जाते हैं। खामोश कमरे में एक ड्राउनी आवाज मुसलसल सुनाई दे रही है। छत पर यह मकड़ी के जालों से भरा कब्ल मसीह का पंखा है जो आवाज ज्यादा और हवा कम दे रहा है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पिंजरे के पहलवान का जैसे दम निकला जा रहा है। सर्दी के बावजूद उसका जिस्म पसीने में शराबोर है। पिछले 48 घंटे उसके लिए कयामत खेज साबित हुए हैं। वो मुसलसल यही सोचे जा रहा है कि उसे कैसे मारा जाएगा। अदालत के बाहर बूढ़े बरगद से लटकाकर फांसी दे दी जाएगी या ये सारे मिलकर उसे जिंदा जला डालेंगे। दलाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या बक रहा है। अचानक लोगों का शोर उठा तो उसे लगा कि कोई बड़ी बात हो गई है। बाहर टीवी चैनल्स पर सुर्ख फट्टे घूम रहे हैं। एंकर्स और रिपोर्टर्स गला फाड़ फाड़ कर पुकार रहे हैं, इंसाफ हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है। कहानी तो अभी शुरू हुई है। लेकिन उसे जानने से पहले एक काम कीजिए, रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थाने के नीम तारीख कमरे में फोन की घंटियां गूंज रही हैं। पुलिस अफसर ने फोन साइलेंट पर किया और बोला, अच्छा तो तुम अमरीकी हो? वही दियो-कामत शख्स हथकड़ी पहने हाँ में सर हिलाता है। उसकी गर्दन में लटके बैजेस अमरीकी कौंसिल खाने से उसका ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं। पुलिस अफसर एक के बाद एक बैज देखकर सवाल करता है, तुम किस ओहदे पर काम करते हो? वो बोला, मैं कंसल्टेंट हूं। इतने में दरवाजा खुलता है और एक पुलिस वाला कमरे में दाखिल होकर सख्त लहजे में बोलता है, चौधरी तुम इससे क्या बातें कर रहे हो? कुछ जानते भी हो? ये अमरीकी थोड़ी देर पहले 2 लड़कों को फड़का कर आ रहा है। ये सुनते ही चौधरी की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उस वक्त तो जो पहली रात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि लेके कहाँ गए हैं। और बीइंग जर्नलिस्ट हमारे पास कोई बराह रास्त मालूमात भी नहीं आ रही थी। पुलिस भी इसके बारे में कुछ नहीं बता रही थी। लेटर ऑन जो है वो उसी रात को इसकी एक वीडियो जारी हुई। इसका पहला जो वाकया था वो ये था जी कि मैं ATM से पैसे लेकर निकला हूँ और ये लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, ये मुझे मारना चाहते थे, तो मैंने सेल्फ डिफेंस किया है। तो ये उसकी पहली फर्स्ट स्टेटमेंट थी। वो जनवरी 2011 की एक सर्द शाम थी। सफेद रंग की चमचमाती होंडा सिविक जेल रोड से फर्राटे भरती हुई मुजंग चौक के इशारे पर आकर रुकी। इर्द गिर्द गाड़ियों, चिंची रक्षों और मोटरसाइकिलों का बेहंगम ट्रैफिक है। सभी सिग्नल ग्रीन होने के इंतजार में हैं कि एक मोटरसाइकिल सांप की तरह लहराती हुई होंडा सिविक के सामने आकर रुकती है। मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार हैं जो मुड़कर कार की जानिब देखते हैं। ड्राइविंग सीट पर चेक वाली शर्ट में एक मोटा ताजा अंग्रेज गौर से उन्हें देखे जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी उसे घूरने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमिंग बर्ड 1 सेकंड में 55 बार परों को हरकत देती है? इतनी ही देर में बोइंग 777 तैयारा 800 फुट बुलंदी छू लेता है। 1 सेकंड वक्त ही क्या होता है। लेकिन इससे भी कम वक्त में कार में बैठा शख्स बायां हाथ शर्ट के नीचे ले जाकर चमकती हुई सेमी ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल निकालता है और 5 फायर कर डालता है। गोलियां विंड स्क्रीन चीरती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे 19 साल फहीम की कमर में पेवस्त हो जाती हैं। गोरे का दायां हाथ अब भी स्टीयरिंग पर है। वो माहिर निशानेबाज की तरह कार से उतरता है और मजीद 5 गोलियां भागने वाले मोटरसाइकिल सवार फैजान हैदर के जिस्म में उतार देता है। ये सब क्या हो रहा है? इर्द गिर्द के लोग हैरत और खौफ से ये मंजर अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। क्या ये कोई फिल्म का सीन है? लेकिन कार वाले को कोई फिक्र नहीं। वो इत्मीनान से लड़कों की तस्वीरें लेता है और मुड़कर गाड़ी में वापस आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये काम उसके लिए नया नहीं, जैसे वो कातिल नहीं, कोई पुलिस वाला है। 2 जाने लेने के बाद वो गाड़ी में बैठकर अपना मिलिट्री रिसीवर कनेक्ट करता है। कुछ ही देर में एक तेज रफ्तार लैंड क्रूजर शिमला पहाड़ी के पास एक दफ्तर से निकलती है। इसमें स्याह लिबास और स्याह चश्मे पहने कमांडोज बैठे।
एक फिल्मी सीन की तरह यह गाड़ी उड़ती हुई सड़क पर आती है और तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। इस गाड़ी की मंजिल मजंग चौक है, जहां से चंद सेकंड्स पहले उसे एक पैगाम वसूल हुआ है। मजंग के करीब लोगों का बेपनाह रश है। ड्राइवर को रास्ता नहीं मिलता तो वो रॉन्ग साइड पर गाड़ी भगाना शुरू कर देता है। वहीं अब्दुर्रहमान मोटरसाइकिल पर कॉस्मेटिक्स का सामान लिए गुजर रहा है कि अचानक वो तेज रफ्तार लैंड क्रूजर उस पर चढ़ दौड़ती है और सेकंडों में रोनती हुई निकल जाती है। करीब खड़ा वार्डन गाड़ी रोकने की कोशिश करता है तो दरवाजे से M16 बंदूक की नालें बाहर आ जाती हैं। सब पीछे हट जाते हैं। 26 साल का इबाद तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। लैंड क्रूजर मजंग चौक पहुंचती है तो सिविक जा चुकी होती है। दरअसल चंद लम्हों पहले मजंग चौक पर पड़ी लाशें देखकर हुजूम गुस्से से बेकाबू हो चुका था। इससे पहले कि लोग कार सवार को बाहर निकालकर ठुकाई शुरू करते, होंडा सिविक स्क्रैचेस लगाती हुई अनारकली की तरफ निकल गई। 15 पर वाकये का अलर्ट मैसेज चल चुका था। पुलिस मोबाइलें सफेद सिविक के पीछे थीं। अभी कार सिर्फ 2 मील दूर गई थी कि अनारकली में ट्रैफिक वार्डन होंडा सिविक के सामने आ जाता है। पुलिस मोबाइलें पहुंच चुकी हैं और ट्रैफिक में भागने का कोई रास्ता नहीं। यूं होशियार रेमंड डेविस पकड़ा जाता है। अब जो पॉइंट था कवर ब्लो होने का, ये शायद आम लोगों की समझ में नहीं है। एक स्पाई के लिए ना जिंदगी मौत का मसला होता है उसका कवर। हमें ये बात उस वक्त समझ आई थी, स्पेशली मुझे इस बात, वो ये थी कि जिस वक्त वो लड़के इसको चेस कर रहे थे, इसको डाउट ही ये हुआ था कि मेरा ये शायद आइडेंटिटी जो मेरी है ना वो ब्रेक होने लगी है, मेरा कवर ब्लो होने लगा। वो डेप्यूटी चीफ था एशिया का, CIA का, और ये उसका कवर था जो कभी किसी सूरत पर ब्लो नहीं होना चाहिए था, और उसने उसी चीज को बचाना था। और जैसे ही उसको लगा कि मेरे पास मुझे लड़के चेस कर रहे हैं, ये है वो है, वो जिस तरह सीन हुआ, क्योंकि उस वक्त जितने लोग भी थे वो देखे, उसका ग्लॉक पिस्टल था, ऑफिशियल था। उसने जब उसने फायर किया, 2 डिफरेंट स्टोरीज हैं। इसने फायर पीछे से किया, ये गाड़ी में बैठा हुआ था, इसने विंड स्क्रीन से फायर किया। अगर वो उसके पास थे, छीन रहे थे तो ठीक है। उसके बाद में गालिबन फैजान के लिए कोई पुलिस रिकॉर्ड भी बताया गया कि किसी सीनियर अफसर ने किसी बेकती में मुलव्वस रहा, दूसरे लड़के का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इबादुर्रहमान का ताल्लुक भी कोई नहीं था। डेविस कौन है? अमेरिकी काउंसिल खाने में काम करने वाला एक बेजरर सा टेक्नीशियन, या हॉलीवुड फिल्मों जैसा खतरनाक CIA एजेंट जो अपने मिशन के आगे आने वाली हर दीवार तोड़कर गुजर जाता है? लेकिन बात इससे भी कहीं आगे बढ़ चुकी है। रेमंड डेविस ने 2 मुल्कों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। यह कोई सादा सा हिट एंड रन केस नहीं था, यह साम्राज्य के तकब्बुर की एक अमली तस्वीर थी। पाकिस्तानियों को दिखाई दे रहा था कि ब्लैक वाटर की कहानियां फर्जी नहीं, यहां जो चाहे कानून हाथ में लेकर कुछ भी कर सकता है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं। डेविस लाहौर में क्यों था और क्या कर रहा था, इसके लिए हमें उस दौर के हालात का जायजा लेना होगा। पाकिस्तान 21वीं सदी में कुछ अजीब अंदाज से दाखिल हुआ है। मुल्क भर में दहशतगर्द और खुफिया तंजीमों का जाल हर गुजरते दिन के साथ जड़ें मजबूत कर रहा है। खुफिया जंगें सरहदों पर नहीं, शहरों में लड़ी जा रही हैं। अलकायदा के जवाब में CIA मगरबी पहाड़ियों पर ड्रोन बरसा रहा है तो शहरों में एजेंट्स खुफिया ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। लाहौर जो कभी मुगलों, सिखों और बरतानवी राज का हिस्सा रहा है, अब खुफिया इदारों की लपेट में। रेमंड डेविस भी यहां एक ऐसे ही मिशन का हिस्सा था। डेविस की गाड़ी से मिले कैमरे में पाकिस्तानी फौजी तंसीबात की खुफिया तौर पर ली गई तस्वीरें मौजूद थीं। ल्यूटन थाने में कत्ल का मुकदमा तो दर्ज हो चुका था, लेकिन पुलिस जान चुकी थी कि मामला इतना सादा नहीं कि जितना दिखाई दे रहा है। चंद घंटों बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान PJ क्राउली ने यह मान लिया कि वाकये में अमेरिकी शहरी ही मुलव्विस था। रेमंड डेविस का मामला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अफगानिस्तान में अमेरिका और इत्तेहादी फौजें अलकायदा से सींग लड़ाए हुए थी। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आए रोज ड्रोन हमले हो रहे थे जिनमें मासूम शहरी मारे जा रहे थे। अमेरिकी शहरी के हाथों पाकिस्तानियों के इस खौफनाक कत्ल ने अवाम के गुस्से को और भड़का दिया था। अगले रोज अमेरिकी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को एक खत लिखकर कौंसलर रसाई का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी सफीर कैमरॉन मंटर सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर से मिले और यही बात दोहराई। यूं दफ्तर खारजा ने पंजाब हुकूमत से कहकर रेमंड डेविस को कौंसलर रसाई देने की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते रहे कि मुल्जिम को कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, मगर प्रोटोकॉल तो मिलना शुरू हो चुका था। 28 जनवरी को रेमंड डेविस को मॉडल टाउन की कचहरी में पेश किया जाना था। शहर भर में रेड अलर्ट कर दिया गया, जगह जगह कमांडोज मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदे दिन भर इंतजार करते रहे, मगर रेमंड डेविस को जानबूझकर अदालती वक्त खत्म होने के बाद बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया और फिर वहां से कोट लखपत जेल भेज दिया गया।
लाहौर के सनती इलाके में मौजूद कोट लखपत अपने बदतरीन हालात की वजह से मशहूर है। यहाँ कैदियों का पुरस्कार तौर पर मर जाना मामूल की बात है, मगर अब तो यहाँ अमरीकी शहरी ने ठहरना था। जेल इंतजामिया की दौड़े लग गई। डेविस को तमाम कैदियों से अलग रखा गया, उल्टा उसकी हिफाजत की खातिर सारे एहलकारों को असलहा रखने से रोक दिया गया। यही नहीं, अमरीकी कौंसलेट ने स्पेशल कुत्तों की एक टीम भेजी जो जेल में डेविस को मिलने वाला खाना चखती कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। कोट लखपत जेल में जो इसके लिए स्पेशल टॉयलेट तैयार हुआ था, उसका कमोड भी इसके कलर का था, वो बरगंडी कलर का आ गया, तो कहा नहीं मैंने बेज कलर का लगवाना है। इतनी फैसिलिटीज। रेमंड डेविस की लाइकिंग डिसलाइकिंग, इवन कि ही वाज प्रोवाइडेड ए फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट टू हिज बैरक ऑन हिज डिमांड, कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, टायर्ड था। हमें तो ऐसी भी क्लास मिली है कि उसके जेल मिलने कौन आएगा उसको, इसका अप्रूवल रेमंड डेविस देगा। इवन एक वक्त ये भी आया था कि उसके काउंसलेट से लिस्ट अप्रूवल आती थी कि कौन सा बंदा इसको मिल सकता है, कि वो किसी अनजाने में गलत बंदे को ना मिल जाए। बहुत एक सिक्योरिटी बैरियर था, हसार था, एक इंतहाई सेंसिटिव फेस था। वो 10 दिन आपको अंदाजा ही नहीं है कोट लखपत जेल क्या थी। वो मुझे तो लगता था जैसे कोहटा के इलाका विजिट करते थे। वहाँ पे रेमंड डेविस नहीं है, एटम बम पड़ा हुआ है हमारा, और उसकी हमें सिक्योरिटी है, उस तक पहुंचे कोई ना। रेमंड डेविस तक एक आसान काम था, उस तक मैंने पूरी कोशिश की थी, मैं जेल में उससे एक मुलाकात कर लो, नहीं करने देगी। ट्रायल उसका जेल में कर रहे थे, उसको बाहर ही था निकाला जा रहा। ट्रायल क्या होना था, कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ पे तो 3-3 साल चलान नहीं तैयार होते। एक घिनौना पूरा खेल खेला। वहाँ पे जो 2-2.5 महीने से जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी, उनको सबको एक साइड पे करके ये 2.5 महीने तकरीबन चला है। पेशियाँ तकरीबन मेरा ख्याल नॉट एग्जैक्टली बट मेरा ख्याल है कि 8-10 तो हुई हैं। तफ्तीश हुई तो सिक्योरिटी इदारों की तशवीश बढ़ने लगी। रेमंड डेविस के सामान में क्या था, वो कहां ठहरा, किससे मिला। लोकेशन ट्रेस करने पर वो मजहबी मदारिस के बाहर भी देखा गया। लाहौर कैंट के एक मदरसे में उसके बाहर आने जाने और इंतजामिया से मुलाकातों के सबूत थे। रेमंड डेविस अगर सिर्फ एक टेक्नीशियन था तो वो मुख्तलिफ लोकेशंस पर क्या कर रहा था। अमेरिका रेमंड डेविस को सिफारती एहलकार साबित करने पर तुला हुआ था ताकि कानून इसका कुछ ना बिगाड़ सके। पहले उसे लाहौर कौंसलेट का मुलाजिम बनाया गया, फिर अगले ही रोज कहा गया कि नहीं, वो तो इस्लामाबाद एम्बेसी का मुलाजिम था। उस वक्त से लेकर आज तक अमेरिका ये ना बता सका कि रेमंड डेविस कौन था और किस मिशन पर था। 3 दिन में इसमें मैं कहता हूँ गिरगिट रंग बदलने वाले जानवरों में आज भी दूसरे नंबर पे है इस वाक्य के बाद। इसने इतने रंग बदले, पहले पता चला गोरा था, फिर पता चला वो अमेरिकन काउंसलेट का मुलाजिम था, फिर पता चला डिप्लोमेट था, फिर पता चला कि नहीं कोई और था, ये था वो था। इस पर हमने 3 दिन काम किया बहुत ज़्यादा। जब हमने काम किया स्टोरीज बनती गई, पता चला फाइनली कि व्हेन ही इज़ बीइंग टेकन टू द कोट लखपत जेल, इसका सिनेरियो चेंज हो रहा था, और वो सिनेरियो बहुत टॉप लेवल पे चेंज हो रहा था। वो एक चीज थी जो हमें तंग कर रही थी। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हर तरफ काले कोट दिखाई दे रहे थे। वकला को रेमंड डेविस पर बहुत गुस्सा था और वो उसके खिलाफ तरह तरह के नारे लगा रहे थे। अमेरिका की तरफ से जो है काफी इंटेलिजेंस के आदमी ने राब्ते किए हैं, ऑफर्स देने की, ग्रीन नेशनलिटी देने की, पैसा देने की, लेकिन हमने सबको जो है वो ठुकरा दिया। गोरे जासूस को जेल में भी शराब दी गई, क्या उसकी खाला का घर था? सड़क पर हर पाकिस्तानी की यही जज्बात थे। रेमंड डेविस कोट लखपत जेल में प्रोटोकॉल के साथ मजे से वक्त गुजार रहा था। डेविस वर्जीनिया में अमरीकी फैमिली के यहां पैदा होने वाला तीसरा बच्चा था। स्कूल में फुटबॉल खेलने और कुश्ती लड़ने में इसका कोई मुकाबिल न था। ग्रेजुएशन के बाद उसने 10 साल फौज में गुजारे। साल 2003 में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बनने से पहले उसने 3rd स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के लिए काम किया। कुछ अरसे XE यानी ब्लैक वाटर के लिए भी काम किया और फिर CIA ज्वाइन कर ली। इराक में सैकड़ों नेवी सील्स की तरह वो CIA को सिक्योरिटी कवर देता रहा। अफगान जंग शुरू हुई तो दुनिया भर से जासूस साइबेरियन परिंदों की तरह पाकिस्तान का रुख करने लगे। डेविस भी डिप्लोमेटिक या पासपोर्ट पर पेशावर चलाया, जहां उसे $2 लाख सालाना तनख्वाह मिलती। फिर वो लाहौर आकर एक बड़े बंगले में खुफिया तौर पर रहता रहा, जहां उसका असाइनमेंट अलकायदा और लश्कर तैयबा पर नजर रखना था। वो यहां एक टेक्नीशियन के तौर पर आया था, लेकिन इस्लामाबाद और KPK के बजाय पंजाब में घूमता रहा। उसकी गाड़ी से मिलने वाले कैमरे में फौजी बंकर्स की तस्वीरें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी। ऐसा क्या था कि एक मामूली टेक्नीशियन के लिए अमेरिकी कौंसल जनरल कार्मिला कॉनरे हर समात पर दौड़ी चली आती? दाल में कुछ काला तो था, बल्कि शायद पूरी दाल ही काली थी। ये एक ऐसा वाकया था जो लो प्रोफाइल से शुरू कर हाई प्रोफाइल केस बना, और ऐसा हाई प्रोफाइल केस बना जिसमें 2 बड़ी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए। एक तरक्की पजीर मुल्क का तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ डायरेक्ट फंडा आ गया था। ये बात वाज़ेह हो चुकी थी पहले 2 से 3 दिन के अंदर
कि ये एक बड़ा संजीदा मसला है और इसमें दो ममालिक के ताल्लुकात का मसला है, दो कत्ल होने का ताल्लुक है। तो ये बात भी इस्टेब्लिश होना शुरू हो चुकी हुई थी सबको कि वो जो दो बंदे थे वो भी इसको फॉलो कर रहे थे। वो इसको मारना चाहते थे या नहीं मारना चाहते थे, या इसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी हुई थी। तो समहाउ ये थोड़ा आप यूं कह लें कि एजेंसियों की लड़ाई में ये बात कन्वर्ट हो चुकी हुई थी। ये महज दो पाकिस्तानियों के मरने से बात डिफरेंट थी। एक तरफ सड़कों पर एहतजाज तो दूसरी तरफ हुकूमतों में बैकडोर राब्ते तेज हो रहे थे। डेविस का कहना था कि उसने डाकुओं से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। सवाल यह है कि उसे एक दो नहीं पूरे 10 फायर दागने की क्या जरूरत थी? फिर वो कार से निकलकर भागते हुए फैजान के पीछे क्यों गया? क्या हैदर और फहीम वाकई डाकू थे? अगर आप थोड़ा सा तारीख पे जाएंगे तो जब इसको पकड़ा गया था तो इसकी गाड़ी में से जो चीज़ें बरामद हुई थी, उनमें GPS डिवाइसेस थे, 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, किस जगह पे था, तीसरा सैटेलाइट फ़ोन था जो ये यूज़ करता था कम्युनिकेशन के लिए। इसकी गाड़ी में से हुलिया बदलने के लिए, चेंज हिज गाइज, उसका अपना बहरूप बदलने के लिए कम से कम 4 से 5 डिफरेंट किस्म की किट्स पड़ी हुई थी। मतलब ऑल स्पाइंग गैजेट्स वर विद हिम जब ये पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक फैजान मोबाइल फोन्स का काम करता था। कुछ अरसे पहले उसका भाई मारा गया था। वाकई के रोज फैजान के पास पिस्तौल मौजूद था लेकिन चेंबर खाली था। फैजान की वालदा कहती हैं कि उनके बेटे को मुसलसल धमकियां मिल रही थी। कत्ल के रोज फहीम और फैजान घरेलू मसला निपटाकर सिविल कोर्ट से वापस आ रहे थे। यहां कहानी ने एक और ड्रामाई रुख इख्तियार किया। पहले इस केस में 3 लोग जान से गए थे और अब एक और का इजाफा हो गया। शुमाइला की फहीम से चंद माह पहले शादी हुई थी। वाकई के कुछ रोज बाद वो लाहौर से अपने घर फैसलाबाद चली आई और शदीद जहनी दबाव में आकर चूहे मार दवा खाई। उसने अपने आखिरी इंटरव्यू में रेमंड डेविस को सजा देने की अपील की थी। इस नए वाकये ने जैसे जख्म फिर से ताजा कर दिए। शुमाइला की मौत की खबर फैली तो एक तूफान आ गया। मीडिया चैनल से शोर मचाया तो जमात इस्लामी ने एहतजाज के लिए कमर कस ली, लेकिन कुछ ही देर बाद एक कॉल पर अचानक ये एहतजाज खत्म कर दिया गया। शुमाइला की मौत ने पाकिस्तानी हुक्काम पर दबाव बढ़ा दिया था। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी सेनेटर जॉन कैरी के साथ पाकिस्तान आए और रेमंड डेविस की रिहाई की कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी लहजा नर्म हो चुका था। कैरी ने कहा, हम मुतासरा फैमिलीज के साथ हैं और उनका दुख हमारा दुख है। कैरी ने यह तक कह डाला कि अगर डेविस को अमेरिका भेज दिया गया तो वो उसके खिलाफ सख्त इंक्वायरी करेंगे। Our government to conduct a criminal investigation. That's our law. And I can give you the full assurance of our government today that that will take place. हालांकि वो बहुत बड़ा एक बिल लेके आ रहे थे, कैरी लूगर बिल, और उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी इमदाद उसमें मिलना थी। तो समहाउ उन्होंने ये प्रेशर पुट किया था कि खबरें ये उस वक्त चली थी, क्योंकि बराह रास्त कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी कि उन्होंने रेमंड डेविस की रिहाई के साथ मशरूत किया था कैरी लूगर बिल को, और वो उससे पहले भी पाकिस्तान के बड़े हामी थे। तो बहुत बड़ी, चूँकि वो डिप्लोमेटिक और हुकूमती सतह पे वो मामला चला गया था, तो फिर उसका वहाँ से आप कह लें कि उसको इंटरप्रेट करना या उसके बारे में बात करना बहुत मुख्तलिफ हो गया था। 21 फरवरी को अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी CIA हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वो आज तक अमेरिका के निहायत करीब समझे जाते हैं। जब कभी अमेरिकियों के लिए पाकिस्तानी वीजे लगवाने का मौका आया तो उन्हें ही याद किया जाता है। CIA डायरेक्टर लियोन पेनेटा उनसे मुलाकात के लिए बेचैन थे। तवील मुलाकात के बाद दोनों ने रेमंड डेविस की रिहाई के लिए एक ऐसा हल निकाला कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अमेरिकी हुकूमत और रेमंड डेविस की वाहिद उम्मीद इस्लाम था। इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी सफीर कैमरॉन मंटर को टास्क दिया गया कि दियत के शरई कानून का सहारा लिया जाए। कत्ल होने वालों के अहले खाना से मिलकर खून बहा की रकम तय की गई। घर वाले ना माने तो दबाव डाला गया, गैरों पर नहीं तो अपनों पर जोर आजमाया गया। कई रोज बहस के बाद फहीम और फैजान के घर वाले 20 करोड़ रुपए दियत लेकर रेमंड डेविस को माफ करने पर तैयार हो गए। बंदे सन पिंड वाले भी सर ले सर बड़े अपनी अपनी नौकरियां बचाने वास्ते नसीब सादक सी, राणा सुलाउल्ला सी, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ भी आते सी कि तेरा CFA पे जड़े कागज कोई ਇਹਦੇ ऊपर अंगूठा ला देना, सैर कर देना, तू इंशाल्लाह रुलेगी नहीं, तू अपने कार मकान च पवेगी, तेरी इंसाफ तेन मिलेगा, तेन किसी गल की परेशानी नहीं आएगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं सा, मैनू समझ नहीं सी आएगी, पता नहीं कहते मेरे उन्हें अंगूठे लवा लेने, तेन पैसे वगैरह दिते जाएंगे, मैनू पैसे की दे रहे ने, मैनू किसी ने मेरे कोई गल तक नहीं आई तक नहीं। टिक्की कहने से बोलना भी नहीं, बोलना नहीं, खामोश रहना, कोई भी अपनी आवाज़ को बंद रखनी।
हर किसी ने मेरी आवाज़ में दबाया, आवाज़ नहीं करनी, आवाज़ बंद रखनी। मेरी आवाज़ बंद करके मैंने वैसे बंद कर छोड़ा। उन दिनों कोट लखपत जेल में सिर्फ रेमंड डेविस केस का चर्चा था। पुलिस 47 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर चुकी थी। बज़ाहिर सारे शवाहिद रेमंड डेविस के खिलाफ थे, मगर पसे पर्दा तो कुछ और ही चल रहा था। हमें पता चला कि फैमिली इज बीइंग प्रेशराइज्ड। हमने एक्सेस किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त अपोजिशन लीडर थे इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई, जो इस वक्त जेल में है। इमरान खान साहब गुलशन रावी में इनके घर गए, फैजान केयर, और जब घर गए तो वहाँ पे हम लोग तो अपनी स्टोरी को टो कर रहे थे कि वहाँ पे जाए। तो वहाँ पे गए, इमरान खान ने कहा कि हम लोग अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पे है, इसको करेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री जो थी वो थी, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। वो ये सब लोग एक पेज पे आ गए थे कि हम लोगों ने स्टांस, एक बड़ा फर्म स्टांस है कि हमने ये ऐसा वाक़या, हम लोग ये वो। उसी वक्त मुझे, जिस दिन इमरान खान ने गुलशन रावी जाना था, उसी दिन सेम डे आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि थिंग्स हैव बीन मैच्योर्ड। 17 मार्च 2011 की दोपहर को रेमंड डेविस पाकिस्तान की हदूद में नहीं होगा। इट वॉज द इंफॉर्मेशन। मैंने वो इंफॉर्मेशन ली, गया मैं इमरान खान के पास। मैंने पूछा, मैं कहा खान साहब आप कह रहे हैं कि आप रेमंड डेविस को सजा मिलेगी, ये मेरे पास तो ये इतराज़ नहीं, कहा ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 17 मार्च को रेमंड डेविस की नाम निहात कैद का 49वां रोज था। अदालत रेमंड डेविस पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी थी, मगर अब रेमंड डेविस को हर सूरत बचाया जाना था। लम्हा ज़ाय किए बगैर आला तरीन मुदाखलत पर केस शरई अदालत भेज दिया गया, यानी इस अनोखे कैदी के लिए एक ही दिन में 2 अदालतें सजा दी। पुलिस से लेके, खुफिया एजेंसियों से लेके, सूबाई गवर्नमेंट से लेके, फेडरल। अब देखे ना, एक बंदा मुलजम है, उसका पासपोर्ट अभी भी सरकार के कब्जे में है, वो मुल्क से बाहर कैसे चला गया? वो तो देखे ना, बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे आपको बोर्डिंग करनी पड़ती है, आपको चेक इन करना पड़ता है, आपको अपनी एंट्री क्लियरेंस करनी पड़ती है। वो तो पासपोर्ट के ऊपर हो ही नहीं सकती। तो वो इन्होंने किया, गवर्नमेंट थी तो किया। और पंजाब गवर्नमेंट के इंतजाम में थे जेल से रिहाई इन्होंने कराई, और मुल्क से बाहर उन्होंने भिजवाया, फेडरल गवर्नमेंट। अब हम वहीं चलते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। पिंजरे में खड़े रेमंड डेविस को अमरीकी साथी ने आकर बताया कि सब ठीक हो रहा है, अब केस इस्लामी अदालत देखेगी। ये सुनकर जैसे डेविस के पांव तले जमीन निकल गई। क्या? आर यू मैड? ये तो मुझे बदले में मार देंगे। तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? अमरीकी डिप्लोमेट मुस्कुराई और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बोली, घबराओ नहीं डेविस, हम पैसे देकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? फहीम, फैजान और इबाद के घर वाले 14 मार्च से उसी कोट लखपत जेल की कोठड़ी में कैद थे जहां से कुछ दूर रेमंड डेविस शाहाना जेल काट रहा था। उनके घरों पर ताले थे और उनसे मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। फहीम और इबाद के भाई दियत लेकर खून माफ करने पर तैयार ना थे, लेकिन बंदूक के जोर पर सबको राजी कर लिया गया। अगले रोज मुकदमा शुरू हुआ। वरसा एक एक करके पेश हुए। उनके चेहरों पर मायूसी थी और वो कई रोज से जागे हुए थे। जज ने हर एक को रसीद थमाई जहां दियत की रकम लिखी थी। जब सब दस्तखत कर चुके तो जज साहब ने पूछा, किसी पर कोई जबरदस्ती तो नहीं? सबने नफी में सर हिला दिया। यूं शाम 5 बजे तक CIA कॉन्ट्रैक्टर 2 पाकिस्तानियों का कातिल रेमंड एलन डेविस रिहा कर दिया गया। याद है कि जब 3 बज गए थे तो जो असद हैं वकील उस फैमिली के, वो उनकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, कोट लखपत गेट से, और तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो एक लाइन में लगे हुए जो है वो बीपर्स दे रहे हैं वीडियो। तो मैं जब भाग के असद के पास गया, मैंने कहा भाईजान क्या हुआ है अंदर? तो वो ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी में था, प्रेशर में था, और उससे बात नहीं हो रही थी और लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो रेमंड डेविस को ले गए। तो मैंने कहा फर्दर जुर्म उसमें कुछ नहीं हुआ, वो लेके निकल गए, उसको बरी कर दिया। तो मैंने फौरी दफ्तर में अपने डायरेक्टर न्यूज़ को कॉल की। मैंने कहा जी रेमंड डेविस बरी हो गया, और उसको लेके वो निकल गए। उनको यकीन नहीं आया, तो उन्होंने वो उनके मोबाइल पे मैंने कॉल की थी, उन्होंने वहीं से थ्रू करवा के मुझे लाइव बीपर पे 3 बजे का बुलेटिन चल रहा था, बाकी जगह पे चला रहे थे कि फर्दर जुर्म, और हमारे पे चल रहा था कि रेमंड डेविस रिहा, और वो तकरीबन उसको पुराने एयरपोर्ट से लेके जहाज़ रवाना भी हो चुका। तो ये वो एक्सट्रीम आप कह लेंगे किसी के साथ अगर कोई हो सकती है ट्रीटमेंट, तो वो ये है कि फर्दर जुर्म आयद होना थी अंदर, और 4 से 5-6 घंटे जो है वो दरवाजे बंद रहे हैं। उसके बाद जो आउटपुट बाहर निकली वो ये है कि रेमंड डेविस को
यहाँ से निकाल के ले गए। अरे यही कहते हैं जो होना चाहिए इस मामले में रफा दफा करो, इस मामले में रफा दफा करो, जो होना चाहिए हो गया। मैं क्या उसी तरह रफा दफा कर रही हूँ, मैं रफा दफा की नहीं करूँ, मेरी तो गादी बर्बादी लगती है। डेविस की आखिरी पेशी पर सबको बाहर निकाल दिया गया था। मुफ्त मुकदमा लड़ने वाले असद मंजूर भट्ट को भी खामोश करवाकर दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया गया। सिर्फ जनरल शुजा पाशा मौजूद रहे जो उस वक्त ISI के सरबराह थे। अगले चंद रोज में उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल का इजाफा हो चुका। अदालती फैसले के बाद रेमंड डेविस को पिछले दरवाजे से निकालकर लाहौर के पुराने हवाई अड्डे पहुंचा दिया गया। वहां अमेरिकी एयरफोर्स का एक तैयारा काफी देर से उड़ान भरने के इंतजार में था। CIA का वो जासूस जो चंद घंटों पहले पिंजरे में अपनी मौत सामने देख रहा था, आजाद होकर पाकिस्तानी फजाओं से बहुत दूर जा चुका। अब जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे उस वक्त के जो एडिटर थे, ही वॉज नॉट सपोर्टिंग मी एज वेल। जब मैंने ये खबर दी थी कि ही इज बीइंग रिलीज और सारे मामला सेटल हो गए, उसने कहा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन 18 अगस्त को मुझे आज भी याद है 3:30 बजे मुझे मेरे एडिटर का फ़ोन आया था कि रेमंड डेविस आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज के दिन में पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी अभी सुप्रीडेंट जेल से बात हुई है और वो उधर ही है। मैंने कहा सर आपकी कितने बजे बात हुई? उसने कहा 2 बजे। मैंने कहा आप 4:30 बजे दोबारा कॉल कीजिए, और उन्होंने कहा 5 बजे मुझे दोबारा फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने ये भी सुप्रीडेंट को कॉल की थी और ही कन्फर्म कि उसको हेलीकॉप्टर में बिठा के रवाना कर दिया। 16-17 मार्च को तमाम बिरीव्ड फैमिलीज़, जो विक्टिम फैमिलीज़ थी, उनकी आपसी लड़ाई झगड़ों को सेटल करवाने के बाद ज़बरदस्ती प्यार मोहब्बत से मना के मिन्नत तरला करके फ़हीम की वालदा, उसकी बीवी, फैज़ान, ये सारे लोग, इबादुर रहमान, इन सब लोगों को इन्वॉल्व करने के बाद हर चीज़ फाइनल हो चुकी थी 17 मार्च को। ये शायद 2 दिन डिले था। इनका प्लान था 15 मार्च तक हम सारी चीज़ें समेट लेंगे। 17 मार्च हो गई थी और रेमंड डेविस अंदर बहुत नाराज़ भी था इस बात पे। यानी उसको ही वाज टोल्ड दैट यू विल बी रिलीज ऑन 15th ऑफ मार्च, बट ही कुडंट। ऑन 16th ऑफ मार्च उसने कहा कि मेरे साथ तो कुछ और बताया गया था, ये कुछ उसका नहीं। लेकिन 18 मार्च को फिर जब स्पेशली उसको बताया गया कि तुम जा रहे हो और हेलीकॉप्टर आ गया, $1,30,000 खून बहा क्या अमेरिका ने दिया? क्योंकि वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने तो साफ इनकार कर दिया। बाद में ये खबरें आई कि पाकिस्तान ने रकम अदा करके बिल अमेरिका को पेश कर दिया। पता नहीं ये कैसी दियत थी, जिसको मिली वो जड़ता ही चला गया। ऐसी टेंशन बैठी थी मैंने, ये मैं ऐसा मैं कह रहा था कट नहीं है, नींद नहीं आती, इतना सदमा में तो लगा, दिमाग पागल हो गया मेरा, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, मेरे क्या दर्द हुई है, मुझे नींद नहीं आती, मैं लेट नहीं सकती। अंदर जो है वो वकील की रसाई नहीं है कोर्ट तक, और जज साहब ने एमिकेबली, क्योंकि वो फाइलों के वो पेट भरने थे, वो सारे फाइलों के पेट भरे गए, 2 से 3 घंटे लगे, अंगूठे भी लगे, सारा कुछ हुआ। तो वो जो उसकी रिहाई का दिन था ना, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट डे, कि कैसे जब रियासत ने किसी शख्स को तमाम कानून के दायरे में रह के, कानून को भी टच नहीं करना, हाथ में नहीं लेना, तो उसको करके किसी को रिहा करना हो, तो वो मेरा ख्याल है कि रेमंड डेविस पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें पूरी रियासत ने विद इन सम आवर्स जो है वो तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए और पूरी ताकत के साथ उसको मुल्क से बाहर किया। बरूनी आकाओं को खुश करने के लिए उसको यहाँ से रवाना किया, और जब तक वो रवाना हो नहीं गया मुझे इन्होंने डिटेंशन से रिहा नहीं किया। फ़हीम की बीवी नहीं थी, तो उसके बगैर कैसे फिर ये लीगल ट्रांजैक्शन होगी? तो वो बेसिकली छोड़ देना ही इलीगल था, हो ही नहीं सकता था। फिर ये कि दोनों गवर्नमेंट्स उस वक्त की, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। और आपको याद होना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से इसी केस के उन्होंने रिजाइन भी किया। हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहती है अमेरिका का सफारत खाना ब्लैंकेट इम्यूनिटी का मुतालबा कर रहा है। हमारी राय में वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं बनती। पर साथियों, कई दफा कौमी वकार के लिए सर उठाना पड़ता है। हमने सर झुकाना सीखा है, हमने सर झुकाना सीखा है। मैं कहता हूं सर उठाने का वक्त है अब। तारीख में कितनी अहमियत का हामिल है। मेरा ख्याल है कि उस दिन ये तय हो गया था, इस वाक़े ने सबत किया था, एक मोहर लगाई थी कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं।
मार्च 2013 अमेरिकी शहर डेनवर में सूरज तुलू हो रहा है। रिचर्ड नाइट ड्यूटी करके घर निकलने ही लगा था कि उसे अपने एडिटर की आवाज आती है, रिचर्ड, साइमन की तबीयत खराब है, डगलस काउंटी का असाइनमेंट तुम कवर कर लो प्लीज। रिचर्ड ने एक लम्हा सोचा, अंगड़ाई ली और चाबियां उठाकर ऑफिस से निकल गया। अदालत में पार्किंग लॉट फाइट पर फैसला सुनाया जाना था। एक तरफ व्हील चेयर पर पट्टियों में लिपटा मुद्दई अपनी बीवी के साथ अदालत में मौजूद था। 6 माह पहले उसे एक जुनूनी ने मामूली सी बात पर रेसलर की तरह उठाकर जमीन पर पटक दिया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से टूट गई थी। जज मुल्जिम को पेश करने का कहती है। हथकड़ियां पहने एक भारी भरकम शख्स कमरे में दाखिल होता है। रिचर्ड जब मुसलसल ऊँग रहा था एकदम उचक कर बैठ गया। ओ माय गॉड, ये तो वही है जिसकी जान बचाने के लिए ओबामा को कूदना पड़ा। इस दौरान जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। रेमंड एलन डेविस फिर कटहरे में था, लेकिन आज वो किसी पिंजरे में नहीं था। उसके इर्द गिर्द लोग भी अपने थे। उस पर कत्ल का इल्जाम भी नहीं था, लेकिन इस बार वो ज्यादा खौफजदा था और उसका खौफ सच साबित हुआ। 2 पाकिस्तानियों के कत्ल पर चंद हफ्तों में बच निकलने वाले रेमंड डेविस को एक अमरीकी को जख्मी करने के जुर्म में 2 साल की कैद सुना दी। शायद इसलिए कि यहां किसी के सर पर कोई बंदूक न थी। मुद्दई भी आजाद था और मुंसिफ भी। यहां इंसाफ था, क्योंकि इंसाफ सिर्फ वहीं होता है जहां आजादी होती है। गुलामों के मुकद्दर में तो सिर्फ गुलामी होती है।